हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो आज के हम अपने करंट अफेयर्स से सेशन को शुरू करते हैं। और आज अपने करंट अफेयर्स के सेशन में हम पढ़ेंगे कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में। ठीक है, जो अपनी इम्पोर्टेंस के कारण इतनी ज़्यादा चर्चित हो गई हैं कि वो एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अगर इंटरनेशनल सेक्शन की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कुछ अपॉइंटमेंट होती हैं, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती हैं इंटरनेशनली। ठीक है, जो अपने कामों के कारण, कंट्रोवर्सीज के कारण बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं। तो उन्हीं को हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंटरनेशनल में जो हमारा सबसे पहला है, इंटरनेशनल सबसे पहला है ब्राज़ील। ब्राज़ील में अभी हाल ही में इलेक्शन हुए और जो वहाँ के सिटिंग प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम जेर बोलनसारो है, वो हार गए। और उन्होंने क्या किया, एट द एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट अनाउंस हो गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस रिजल्ट को नहीं मानता। उन्होंने बस इतना ही कहा था कि उनके जितने भी सपोर्टर थे सड़कों पे आ गए और बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ। गूगल पे अवेलेबल हैं आप फ़ोटोज़ ब्राज़ील की। मतलब उन्होंने खुद, उनके सपोर्टर्स ने अपना ही कंट्री पूरी तरह रुइन करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, फाइनली जब जो वर्ल्ड लीडर थे उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आपको इलेक्शन के रिजल्ट को स्वीकार करना चाहिए और अपने पद से हट जाना चाहिए, तो उन्होंने फाइनली काफ़ी प्रेशर के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उनकी जगह अब जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ले लिए। ठीक है, तो कौन अपॉइंट हुए हैं ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट? ब्राज़ील न्यू प्रेसिडेंट, इनका नाम है मिस्टर लूला ड सिल्वा। लूला ड सिल्वा। ठीक है, ये तीसरी बार बने हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। इससे पहले भी जो सिटिंग प्रेसिडेंट थे जेयर बोलोनसारो, उनसे पहले एक महिला थी प्रेसिडेंट, उनसे पहले 2 बार ये रह चुके हैं। तो अभी तीसरी बार ये प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है वो हमारा यूरोप से आ रहा है। ठीक है, यूरोप में एक यूनियन काम करती है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन, ये यूरोपियन यूनियन क्या है कि बहुत सारे यूरोप के कंट्री मिले और उन्होंने एक अपना कॉमन यूनियन बना लिया, जिसका एक पार्लियामेंट होता है, जिसकी एक करेंसी होती है। तो जो भी कंट्री आपस में अगर ईयू के पार्ट बन जाता है तो उसको दूसरे यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ता है, जो कि ईयू का पार्ट होता है। यानी कि एक तरह का बॉर्डरलेस सिस्टम हो जाता है। ठीक है, ये बॉर्डरलेस सिस्टम तब लागू होता है जब कोई यूरोपियन यूनियन का कंट्री यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लेता है। तो अभी हाल ही में एक कंट्री ने, जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन गया था 2 साल पहले, लेकिन उसने अब आके कहा है कि भाई हम भी जो है यूरो को अपनी करेंसी के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा कहकर ये एंटर हो गया है यूरोप के बॉर्डरलेस सिस्टम में। यानी कि अब उस कंट्री से अगर आप फ्रांस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, तो आपको वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली मूव कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि जैसे फ्रांस से जर्मनी के लिए ट्रेन चलती है। ठीक है, वो इसी का रिजल्ट है। वो इसी का रिजल्ट है कि जो फ्रांस और जर्मनी है दोनों ही यूरो को यूज करते हैं, बॉर्डरलेस सिस्टम का पार्ट है। इसीलिए फ्रांस से जर्मनी जाने के लिए आपको किसी भी वीज़ा या किसी भी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो नेक्स्ट कंट्री बना है जिसको अब ज़रूरत नहीं होगी वीज़ा या पासपोर्ट की किसी दूसरे कंट्री में जाने के लिए, उसका नाम है क्रोएशिया। याद रखेंगे, ईस्टर्न यूरोप में है ये कंट्री, इसको याद रखना है आपको, क्रोएशिया। तो अभी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई कौन सा कंट्री है जो जिसने हाल ही में यूरो को अपनी करेंसी के रूप में यूज करना शुरू कर दिया है। तो आपका आंसर होगा क्रोएशिया। और कौन ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट बने हैं? आपका आंसर होगा लूला ड सिल्वा। ठीक है, चलिए
थर्ड, अभी हाल ही में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दुनिया के, ठीक है, काफ़ी पैसा है, ठीक है, और अपने ट्वीट्स की वजह से और काफ़ी पॉपुलर रहते हैं वो, ठीक है। तो अभी हाल ही में उनको चंद दिनों में ही $200 बिलियन का लॉस हो गया, $200 बिलियन का, ठीक है। $200 बिलियन इज ए ह्यूज अमाउंट, ठीक है। इतने में आप 4 पाकिस्तान खरीद सकते हो, इतनी ज़्यादा पावर होती है 200 बिलियन डॉलर में, ठीक है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी बिलेनियर को इतना बड़ा लॉस हुआ हो एट ए टाइम, ठीक है। तो इन बिलेनियर का नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर इलॉन मस्क। इनके बारे में सभी जानते होंगे, ठीक है। ये टेस्ला कंपनियों के मालिक हैं। जो टेस्ला एक कंपनी है और जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, कार्स बनाती है स्पेशली, उसके मालिक हैं ये। और इसके साथ ही जो स्पेस एक्स एक स्पेस कंपनी है, उसके मालिक हैं ये, ठीक है। इसके साथ हाल ही में इन्होंने ट्विटर को खरीदा है, ठीक है। तो किस किस के मालिक हैं ये? ट्विटर जो एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, ऐप है। इसके अलावा टेस्ला के मालिक हैं ये, ठीक है। इसके अलावा स्पेस एक्स के मालिक हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इलॉन मस्क को अभी हाल ही में इतना बड़ा लॉस हुआ है। चलिए नेक्स्ट, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हमारी है चाइना से, ठीक है। चाइना में अभी हाल ही में एक फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट हुए। तो वैसे तो फॉरेन मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट इतना मायने नहीं रखता, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हमेशा मायने रखता है। लेकिन इनकी दो खासियतें हैं, इस वजह से इनको डिस्कस किया जा रहा है इंडिया में बहुत ज़्यादा वाइडली। तो ये जो अपॉइंट हुए हैं फॉरेन मिनिस्टर, इनकी एक तो एज बहुत कम है, बहुत यंग हैं, ठीक है। दूसरा, इंडिया के बारे में इनके व्यूज, ठीक है। ये बोलते हैं कि क्यों इंडिया से बात करनी, हमसे छोटा कंट्री है, हमसे इकोनॉमिकली वीक है, हमसे डिफेंस सिस्टम में वीक है, हमारी आर्मी स्ट्रांग है, तो न्यूक्लियर बम का यूज करो और उड़ा दो इंडिया को, इस वजह से। तो एक तो अपनी एज की वजह से और दूसरी अपनी न्यूक्लियर ऑब्सेशन की वजह से ये फेमस है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर क्विन गांग, मिस्टर क्विन, ठीक है। तो याद रखेंगे आप सब लोग। चलिए जो नेक्स्ट है, अभी हाल ही में एक एशियन कंट्री है, इसने अपनी पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च की। आप इंडिया में अगर देखो तो कितने तरह की ट्रेनें चलती हैं। एक आपको कोयले वाली ट्रेन मिल जाएगी, ठीक है, दूसरी आपको इलेक्ट्रिक ट्रेन मिल जाएगी, और तो कोई ऐसी ट्रेन है नहीं जो किसी और फ्यूल से चलती हो। तो एक जो तीसरी ट्रेन है जिसको कहा जाता है कि हाइड्रोजन पावर ट्रेन, हाइड्रोजन को क्या है, फ्यूचर ऑफ एनर्जी माना जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। सेपरेटली नहीं पाई जाती, लेकिन वाटर वगैरह के साथ एटमॉस्फेयर में पाई जाती है ये जो गैस है। तो इसको यूज किया जा सकता है एज ए फ्यूल इन ट्रेन, एज ए फ्यूल इन रॉकेट्स, एज ए फ्यूल इन मिसाइल। तो हर जगह इसको यूज किया जाता है। तो हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है अपने आप में बड़ा चर्चा का विषय रहती है। ऐसे में कोई अगर हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च कर दे, तो अभी एशियन कंट्री ने अपनी हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च की है। क्या नाम है इस कंट्री का? ठीक है। तो देखो, जब भी ट्रेन वगैरह की बात आए, तो आपने अगर एग्जाम में नहीं भी आ रहा है कोई क्वेश्चन ट्रेन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि ये पढ़ा ही नहीं, आपका करंट अफेयर स्किप हो गया, तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है। जब भी टेक्नोलॉजी की बात होगी एशिया में, कि ये टेक्नोलॉजी एशिया में किसने डेवलप की है, तो दो देश आएंगे आपके सामने निकल के, एक चाइना, दूसरा जापान। आपको जो भी ऑप्शन में दिखे आप टिक कराओ, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। देखो, गलत तो वैसे भी होना है, जब आपको आता नहीं है छोड़ के आओगे तो नंबर तो आपका वैसे भी डिडक्ट ना, क्यों ना तो थोड़ा रिस्क लिया जाए,
और ये रिस्क ऐसा नहीं है कि भाई तुक्का है, ये डिडक्शन है। एशिया के दो सबसे टेक्नोलॉजिकली डेवलप कंट्री कौन से हैं? जापान और चाइना। ठीक है, तो जो भी इनोवेशन होगा इन्हीं दो कंट्रीज में होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन पावर ट्रेन किसने लॉन्च करी? इन्हीं दोनों में से किसी ने करी होगी। तो अभी नंबर 1 पे कौन चल रहा है? चाइना। तो चाइना लॉन्च करेगा, चाइना ने लॉन्च किया। ठीक है, एशिया का पहला कंट्री है, दुनिया में दूसरा कंट्री है, सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड में। क्योंकि अभी पिछले साल ही एक कंट्री ने, एक यूरोपियन कंट्री ने अपनी हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया, जिसके तहत वो बन गया दुनिया का पहला ऐसा कंट्री जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन को चलाया है। ठीक है, क्या नाम है उस कंट्री का? जर्मनी। जर्मनी दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन को चलाया है। ठीक है, और चाइना दूसरा ऐसा कंट्री है, एशिया में पहला, दुनिया में दूसरा। ठीक है, चलिए आप ये स्क्रीनशॉट इसके लेते चलिए, अदरवाइज आपको एक पूरी पीडीएफ या पीपीटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जिसमें आपको जो मैं यहाँ बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूँ वो पूरा रिटन फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा है, इंडिया से ही रिलेटेड है। इंडिया की बहुत सारी माइनिंग कंपनियां हैं जो खोज करती हैं। ठीक है, जगह जगह पे पेट्रोल की, डीजल की, या फिर गैस की, या फिर और जो हमारे आयरन ओर वगैरह होते हैं, आयरन, कॉपर, है ना, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सब की माइनिंग में लगी रहती है, पूरी दुनिया में घूमती रहती हैं। तो अभी एक कंट्री में हमारी जो रिसर्च कंपनियां हैं इंडिया की वो गई और उन्होंने वहाँ पे लिथियम और कॉपर की माइंस जो है खोजी, माइंस खोजी। कौन सी कंट्री में खोजी है? कौन सा कंट्री हो सकता है? ठीक है, तो वो जो कंट्री है वो, उसका नाम है अर्जेंटीना। ओके, अर्जेंटीना में इंडियन कंपनीज ने, माइनिंग कंपनीज ने लिथियम की और कॉपर की माइंस खोली। तो अब आपसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आ, इंडिया की माइनिंग कंपनीज ने किस देश में, ठीक है, लिथियम और कॉपर की, ठीक है, जो माइंस हैं वो खोजी हैं? तो आपका आंसर होगा अर्जेंटीना। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हाल ही में यूएसए में जजों की अपॉइंटमेंट हुई, कुछ जजेस की अपॉइंटमेंट हुई। तो एक अपॉइंटमेंट बड़ी शॉकिंग थी, ठीक है, और बड़ी प्राउड थी। ठीक है, क्योंकि इस अपॉइंटमेंट में एक सिख जज अपॉइंट की गई। एक तो सिख जज, ठीक है, ऊपर से लेडी। ठीक है, तो ये बन गई फर्स्ट फीमेल सिख जज ऑफ यूएसए। ठीक है, ऐसा करने वाली ये इंडियन ओरिजिन की पहली महिला हैं, सिख रिलीजन की पहली महिला हैं जो अमेरिका में जज बनी है। क्या नाम है इनका? ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इनका नाम है मनप्रीत मोनिका, मनप्रीत मोनिका सिंह। ठीक है, पहली सिख जज हैं ये यूएसए की। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, मनप्रीत मोनिका सिंह। ठीक है, चलिए, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, हमारी जो देश की संसद है, पार्लियामेंट है, उसको संसद बोलते हैं। ऐसे ही यूएस की एक पार्लियामेंट है जिसको कांग्रेस बोलते हैं। हमारी संसद के भी दो पार्ट हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। ऐसे ही उनकी संसद के भी दो पार्ट हैं, एक का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दूसरे का नाम है सीनेट। लोकसभा में क्या होता है, सारे जो मेंबर्स हैं इलेक्ट होके आते हैं। आपने सुना होगा संसद के इलेक्शन हो रहे हैं, सांसद के इलेक्शन हो रहे हैं, फलाना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना गया है। ठीक है, राज्यसभा में क्या है, लोग नॉमिनेट होके आते हैं या इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं। सेम यूएसए में
यूएसए में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है कांग्रेस का, वो लोकसभा की तरह है। वहाँ पे जो है मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। जो सीनेट है, दूसरा हाउस है, जो वहाँ पे जो मेंबर हैं वो नॉमिनेट होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए इलेक्शन हो गए, ठीक है। यूएस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन हुए और वहाँ पे जीत गई डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन। अब रिपब्लिकन जीत गई तो रिपब्लिकन अपना स्पीकर बनाएगी। स्पीकर होता है ना लोकसभा में, जो बैठा है, बीच में बैठा रहता है सबसे ऊंची कुर्सी पे, अगर आपने नोटिस किया हो तो रिपब्लिकन जीत गए। अब जब रिपब्लिकन जीतेंगे तो जो स्पीकर है वो उन्हीं का बनेगा, क्योंकि मेजोरिटी नहीं की है। तो रिपब्लिकन से पार्टी से अभी एक वहाँ पे स्पीकर चुनेगा। उनका नाम क्या है, ठीक है। ये बड़े प्रो अमेरिकन पर्सन है। ये बोलते हैं कि भाई जितने भी इंडियन एशियन ओरिजिन के लोग अमेरिका से काम कर रहे हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, उन सबको बाहर निकाल दो, ठीक है। ये हमारे एम्प्लॉयमेंट खा रहे हैं, ठीक है। मैक्सिको पे और बड़ी सी दीवार बना दो ताकि लोग उधर से बाउंड्री क्रॉस करके ना आ पाए। तो बड़े प्रो अमेरिकन विचार के हैं, इसी वजह से चर्चा में। और इनका नाम है मिस्टर केविन मकार्थी, ठीक है। याद रखेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। मनप्रीत मोनिका सिंह तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इनको याद रखें। केविन मकार्थी को भी आप याद रख सकते हैं। लूला डिसिल्वा जो हमने पढ़े थे, लूला डिसिल्वा को भी याद रख सकते हैं कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ठीक, हम सबको पता है कि जो पंजाब है, पंजाब से माइग्रेशन बहुत होता है, लोग कनाडा वगैरह जाते रहते हैं, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो कनाडा में तो जो पॉपुलेशन है मतलब ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई है, जो पंजाबीज की है, सिख्स की है। और ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जा रहा है कि भाई आने वाले 20 सालों में कनाडा में हमें आपको मिलेगा एक सिख प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब एक दूसरा कंट्री और है जहाँ जो पॉपुलेशन है पंजाबियों की बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि इनको अपने एजुकेशनल रिफॉर्म करने पड़े। अब पंजाबी लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब उनके जो बच्चा होगा है वो भी पंजाबी ओरिजिन का होगा। पंजाबी लैंग्वेज उसको बहुत अच्छे से आती होगी, तो स्कूल में वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, अपनी लैंग्वेज में पढ़ाई पढ़ने को नहीं मिलेगा तो वो उसको भूल जाएगा। तो उसको देखते हुए, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखते हुए, उस देश ने अपने स्कूल सिलेबस में चेंजेस किए हैं। स्कूल सिलेबस में कर दिया चेंज, बोला कि भाई अब स्कूल सिलेबस में पंजाबी लैंग्वेज जो है ऐड करी जाएगी, लैंग्वेज ऐड करी जाएगी। कौन सा कंट्री है जिसने ऐसा बोला है, ठीक है। कौन सा कंट्री है जो अभी ऐसा करने जा रहा है? तो उस कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अपने स्कूल सिलेबस में चेंज करने जा रहा है और पंजाबी लैंग्वेज को इसमें इंक्लूड करने जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन एक बॉडी है ना, पूरे दुनिया के देश जिसके पार्ट मतलब मेंबर होते हैं, और एक पार्लियामेंट टाइप की है जहाँ मिलके सारे डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में एक टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया, ग्लोबल, ठीक है। अब ये सिंपल टेररिस्ट नहीं है, ग्लोबल टेररिस्ट है, ठीक है। क्या नाम है इस टेररिस्ट का? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किस कंट्री से है, ठीक है, तो जो टेररिस्ट हैं वो हमेशा एक ही कंट्री से आते हैं, ठीक है। दैट नेम इज पाकिस्तान। पाकिस्तान का है ये टेररिस्ट, ठीक है। और इसका नाम है अब्दुल रहमान मक्की। अब्दुल रहमान मक्की नाम को याद रखेंगे। अब्दुल रहमान मक्की को अभी हाल ही में जो है एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
न्यूजीलैंड एक कंट्री आपने देखा होगा, सुना होगा। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम अक्सर खेलने आती रहती है, आपने देखा होगा, जो ब्लैक ड्रेस में रहती हैं, हाँ, न्यूजीलैंड की टीम। तो अभी हाल ही में यहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने एकदम से रिजाइन कर दिया। ठीक है, एकदम से रिजाइन कर दिया, ऑन द इवनिंग, कोई प्लान नहीं था। ठीक है, एज यूजुअल ऑफिस आई और सुबह आके उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्या नाम है उनका? बड़ी पॉपुलर रही थी ये, मीडिया में हमेशा छाई रहती थी, क्योंकि एक तो ये न्यूजीलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थी, दुनिया की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स में से एक थी। ठीक है, और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने न्यूजीलैंड में। तो इनका नाम था जेसिंडा अडन। जेसिंडा अर्डन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि न्यूजीलैंड के किस प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया, तो आपका आंसर होगा जेसिंडा अर्डन ने। ठीक है, 37 साल की उम्र में बनी थी, 6 साल प्राइम मिनिस्टर रही। ठीक है, 42 की एज पे इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो अब भाई जी, ये रिजाइन करेंगी तो कोई ना कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, तो अभी न्यूजीलैंड में जेसिंडा अर्डन की जगह एक नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ। ठीक है, उनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर क्रिस हिपकिंस। मिस्टर क्रिस हिपकिंस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही क्वेश्चन, ठीक है, इस बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, एसएससी, रेलवे, है ना, या स्टेट एग्जाम, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट। तो किस प्राइम मिनिस्टर, न्यूजीलैंड की उन प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए जिन्होंने हाल में रिजाइन कर दिया। तो आपका आंसर होगा जेसिंडा अर्डन। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा पर्सन है जिन्होंने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपनी शपथ ली है, तो आपका नाम होगा क्रिस हिपकिंस। ओके, चलिए नेक्स्ट। ठीक, एक कंट्री है जिसका नाम है वियतनाम। वियतनाम, ये साउथ चाइना सी में पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल कोस्टल रीजन पे। यहाँ के प्रेसिडेंट ने अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया। ठीक है, और ये बड़े प्रो इंडिया पर्सन थे। ठीक है, इंडिया की बहुत तारीफ करते थे, इंडिया से ब्रह्मोस परचेज करना चाहते थे। ठीक है, इंडिया से आकाश मिसाइल सिस्टम परचेज करना चाहते थे, यानी कि इंडिया से डिफेंस पार्टनरशिप करने के मूड में थे, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है ग्वेन जुआन फुक। ग्वेन जुआन फुक। ठीक है, तो याद रखेंगे किस वियतनामी प्रेसिडेंट ने हाल ही में रिजाइन कर दिया। आपका जो आंसर होगा वो होगा ग्वेन जुआन फुक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भी हाल ही में इंडिया का एक पड़ोसी देश है, नेबर कंट्री है, और उसकी आय का कोई स्रोत नहीं है, यानी कि टैक्स वगैरह कम मिलते हैं। जो भी उसे टैक्स मिलता है वो मिलता है टूरिज्म इंडस्ट्री से। अपने बीचेज के लिए बहुत फेमस है, आपने सुना है गोवा में बीच, ऐसे ही वहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर बीच हैं। अगर मतलब जैसे कोई भी आम इंडियन होता है, उसकी जो पहली चॉइस होती है अगर उसको एब्रॉड जाना होता है, तो वो मालदीव जाना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ पे बीचेज बहुत अच्छे अच्छे हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि भाई इंडिया ने भी अपने बीचेज को डेवलप करना शुरू कर दिया। अंडमान निकोबार को, मतलब जो आपने सुना होगा, जो इंडिया का पार्ट है अंडमान निकोबार, उसको एक बीच डेस्टिनेशन के रूप में, टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा एक और कंट्री है मॉरिशस, वो भी अपने बीचेज को डेवलप कर रहा है। यानी कि उस कंट्री को लगा कि भाई अब मेरा जो टूरिज्म सेक्टर है वो थोड़ा हिलने वाला है। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा डिप डाउन आने वाला है, वहाँ पे थोड़ी कमी आने वाली है, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी पावर, इतना पैसा, ठीक है, जब वो अपने बीचेज डेवलप करेगा तो हमारे यहाँ फिर कौन घूमने आएगा? मोस्ट सिक्योर कंट्री है इंडिया, वहाँ लोग जाएंगे घूमने। तो इसने सोचा कि चलो हम लोग अपने यहाँ पे स्पोर्ट फैसिलिटी डेवलप कर लेते हैं, कुछ स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम बना लेते हैं, हॉकी स्टेडियम बना लेते हैं, वॉलीबॉल स्टेडियम बना लेते हैं, और इंडिया को बोलेंगे कि भाई आओ हमारे यहाँ मैच खेला करो। ठीक है, तो ये इंडिया के पास आए, उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट स्टेडियम बनाना चाहते हैं, हॉकी स्टेडियम बनाना चाहते हैं,
क्या आप अपने मैच यहाँ कराना पसंद करोगे? तो इंडिया ने कह दिया नो इशू, आप हमारे दोस्त हैं, करवा लेंगे। तो फिर इन्होंने कहा इंडिया से कि लाओ थोड़ा सा लोन दे दो हमें, हमारे पास पैसे नहीं है ये सब बनाने के लिए, हमें पैसे दे दो। तो इंडिया ने अभी एक कंट्री को, अपने पड़ोसी कंट्री को $40 मिलियन दिए हैं, $40 मिलियन। ठीक है, किसके लिए? स्पोर्ट फैसिलिटी बनाने के लिए। स्पोर्ट फैसिलिटी बनाने के लिए स्टेडियम बनाओ अपने, ठीक है, और कार रेसिंग फील्ड बनाओ, ठीक है, वॉलीबॉल के मैदान बनाओ, हॉकी के मैदान बनाओ। कौन सा कंट्री है ये? क्या नाम है इस कंट्री का? तो इस कंट्री का नाम है जी मालदीव। ओके, मालदीव। ठीक है, और ये मालदीव कहाँ है? अब देखोगे ये जो है इंडिया का लोअर पार्ट है, कुछ ऐसा नक्शा है इंडिया का, और यहाँ ये कुछ श्रीलंका है। ठीक है, ये श्रीलंका है। यहाँ पे आपके ये छोटे छोटे जो बीचेस हैं, ये अंडमान एंड निकोबार है। ठीक है, और यहाँ पे ये छोटे छोटे डॉट डॉट के टाइप के बीचेस हैं, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है। ठीक, ये भी इंडिया का पार्ट है, ये भी इंडिया का पार्ट। यहीं लक्षद्वीप के पास, थोड़ा सा पास, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड से, ठीक है, छोटे छोटे टापू पाए जाते हैं, यही है मालदीव आपका। यहाँ है मालदीव, बिल्कुल पास में। ठीक है, तो आप मैपिंग के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आप जल्दी समझेंगे। ठीक है, तो मालदीव को $40 मिलियन दिए हैं इंडिया ने टू रिफॉर्म इस स्पोर्ट इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, साउथ अमेरिका। ठीक है, आप यहाँ देखोगे एक, अगर इन दुनिया को हम बॉक्स में बांटें, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में क्या आता है? दो देश आते हैं बेसिकली बड़े बड़े, एक तो कनाडा आता है, ठीक है, दूसरा यूएसए आता है। ठीक है, और ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, ऐसे नहीं, बॉक्स की तरह नहीं है, ये बॉक्स सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया। ये साउथ अमेरिका है, और ये यहाँ कहीं यूरोप है। ठीक है, और ये यहाँ कहीं आपको मिलेगा अफ्रीका। बीच में इनके क्या है? बहुत सारा पानी, जिसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक ओशियन। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा एशिया। ठीक है, और यहाँ कहीं आपको मिलेगा एक छोटा सा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऊपर आर्कटिक मिलेगा आपको, नीचे अंटार्कटिका मिलेगा, कुछ ऐसी पोजीशन है। तो ये साउथ अमेरिका ये है, बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका के नीचे, यानी कि यूएसए के नीचे। इसमें दो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी मिलकर डिसाइड किया कि भाई चलो यूरोपियन यूनियन की तरह एक बनाते हैं यूनियन टाइप, और कॉमन करेंसी यूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन यूरो का यूज करती है, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है मैंने कि यूरोपियन यूनियन का जो करेंसी है वो यूरो है। तो इन दो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ ने मिलकर डिसाइड किया है कि अब हम बनाएंगे एक कॉमन करेंसी। ठीक है, और ये जो दो देश हैं ये साउथ अमेरिका के सबसे बड़े देश हैं। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे देश रह जाते हैं। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं लोग कि आने वाले समय में जैसे आपको यूरोपियन यूनियन देखने को मिलता है यूरोप में, साउथ अमेरिका में भी एक यूनियन देखने को मिलेगा। तो कौन से वो दो कंट्री हैं जिन्होंने अभी हाल ही में डिसाइड किया है कि भाई चलो एक कॉमन करेंसी की तरफ बढ़ते हैं? ये मिटा देता हूँ, अफ्रीका और अटलांटिक महासागर। ठीक है, कौन से दो कंट्री हैं जिन्होंने अभी डिसाइड किया कि चलो कॉमन करेंसी यूज करते हैं साउथ अमेरिका के? इन दो कंट्रीज का नाम है भाई ब्राज़ील, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वहाँ नए प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, और जो दूसरा कंट्री है वो है अर्जेंटीना।
ठीक है, जहाँ अभी हमने पहले बताया था कि यहीं पे इंडिया की जो माइनिंग कंपनीज हैं उन्होंने खोजा है लिथियम और कॉपर की खाने, लिथियम और कॉपर की माइन। ब्राज़ील के बारे में बताया था कि यहाँ पे एक नए प्रेसिडेंट बने, तो इन्हीं दोनों ने मिलके जो है डिसाइड किया है कि भाई चलो आओ एक कॉमन करेंसी की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है कैलीग्राफिक म्यूरल। म्यूरल आप समझ रहे हो, हिंदी में अगर इसको देखें तो हिंदी में इसका कोई ऐसा सीधा वर्ड नहीं है, लेकिन अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो कैलीग्राफिक का मतलब होता है सुलेखित, मतलब बहुत सुंदर भाषा में लिखा हुआ। और म्यूरल मतलब होता है दीवार, दीवार सुलेखित दीवार। तो अभी हाल ही में एक कंट्री में दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल बनाई गई, ये सुलेखित दीवार बनाई गई। कितने मीटर लंबी है? 75 मीटर लंबी है। ठीक, मैं जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, आप मैंने उसमें पूरी पिक्चर दे के रखी है, आप देखना कि कैसी लगती है कैलीग्राफिक म्यूरल। अभी बस आप इमेजिन कीजिए कि रोड के किनारे जो दीवारें होती हैं, ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है म्यूरल। ठीक है, घरों की दीवारें नहीं, डेवलप्ड कंट्री में रोड के दोनों साइड दीवारें बनाई जाती हैं। ठीक है, ताकि जो जानवर हैं वो ना घुसाएं, ठीक है, या कोई जो दिमागी रूप से मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है वो कहीं रोड पे ना आ जाए और एक दुर्घटना ना हो जाए, इस वजह से रोड के दोनों साइड दीवारें बनाई दी जाती हैं। उन्हीं दीवारों पर करी गई है सुलेखन। ठीक है, 75 मीटर लॉन्ग। किस कंट्री में? तो आंसर है सऊदी अरबिया। सऊदी अरेबिया। और किस शहर में? तो मक्का शहर में, मक्का शहर में। ठीक है, आपने सुना होगा मक्का मदीना के बारे में। ठीक है, जहाँ हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हज करने जाते हैं। ठीक है, तो उसी शहर में सऊदी अरबिया ने क्या बनाया है? सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल बनाया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। जैसे इंडिया है, इंडिया के बहुत सारे स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, पंजाब, है ना, बहुत सारे स्टेट्स में बटा हुआ है। ठीक है, कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं। ठीक है, तो यूपी में, एमपी में, पंजाब में, यहाँ पे क्या होता है? गवर्नर होता है जो चीफ मिनिस्टर के ऊपर होता है, जिसको केंद्र सरकार हमारी अपॉइंट करती है। और जो यूनियन टेरिटरी होती है, यूनियन टेरिटरी मतलब संघ शासित क्षेत्र, यानी कि जिनको कंट्रोल करता है सेंटर, वहाँ पे होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में कौन रूल करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल भी बोलते हैं इसको, है, उप राज्यपाल। और गवर्नर को क्या बोलते हैं? राज्यपाल। ठीक है, ऐसे ही एक देश है यूएसए। यूएसए भी बहुत सारे स्टेट में बटा हुआ है, जैसे फ्लोरिडा हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, मैरीलैंड हो गया, बहुत सारे देश, है ना। तो यहाँ पे भी गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल यहाँ भी होते हैं। तो ऐसे ही एक स्टेट है मैरीलैंड। ठीक है, वहाँ पे अभी हाल ही में एक नया उपराज्यपाल अपॉइंट किया गया है। नया उपराज्यपाल जैसे दिल्ली में होता है, वैसे ही मैरीलैंड में उपराज्यपाल अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। और वो उपराज्यपाल इंडिया से हैं, इंडियन और मतलब उनके फादर वगैरह
इंडिया से थे, यानी कि वो एक तरह से इंडियन बोल सकते हैं हम उन्हें। ठीक है, क्या नाम है उन उपराज्यपाल का? मैरीलैंड की जो नई उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं, ठीक है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है अरुणा मिलर। अरुणा मिलर, ठीक है, याद रखेंगे। ये अपने आप में थोड़ा हिस्टोरिक है, अपने आप में थोड़ा हिस्टोरिक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, आईएसआईएस के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट बोलते हैं इसको। एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन जो पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। एक टाइम पे 2014 के टाइम पे इस आतंकवादी संगठन ने सबको डरा के रख दिया था, कि लग रहा था कि एक दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पे ये अपना कब्जा कर जमा लेगा। ठीक है, लेकिन बाद में फाइनली इसका जो मेन लीडर था उसको शॉट डाउन कर दिया गया, और ये जो ग्रुप है धीरे धीरे नीचे जाने लगा। लेकिन अभी भी इसकी जो प्रेजेंस है वो कई सारे देशों में, कई सारे स्टेट्स में है। तो आईएसआईएस कि जो सोमालिया विंग है, सोमालिया एक कंट्री है। ठीक है, ये जो अफ्रीका यहाँ पाया जाता है, यहाँ कहीं ये सोमालिया पाया जाता है, सोमालिया। ठीक है, सोमालिया में आईएसआईएस का जो चीफ है, ठीक है, उस पर अभी हाल ही में यूएस ने एयर स्ट्राइक की, मतलब बम ड्रॉप किए। ठीक है, और उसको मार गिराया गया। ठीक है, उसका नाम क्या है? बिलाल अल सूडानी। बिलाल अल सूडानी नाम इसका याद रखेंगे, बिलाल अल सूडानी नाम है इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी आपने सुना होगा कि भाई जो राकेश शर्मा थे वो पहले पर्सन थे इंडियन जो स्पेस में गए थे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और इसके अलावा आपने सुना होगा कि कितने लोग, सिर्फ 3 लोग अभी तक स्पेस में पहुंच पाए, लेकिन एक्चुअली 4 लोग हैं जो स्पेस में गए हैं अभी। ठीक है, पहले आपके राकेश शर्मा, राकेश शर्मा हो गए पहले, फिर आपके कल्पना चावला, चावला, तीसरे आपके हो गए सुनीता विलियम्स, एक चौथे पर्सन में है, चौथे पर्सन में है। ठीक है, रिकग्निशन नहीं मिला। ठीक है, अपने रीजन रहे होंगे कुछ भी, इनको रिकग्निशन नहीं गया। तो हाल ही में इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इनको यूएस एयरफोर्स का ब्रिगेडियर जनरल बनाए। ठीक है, यूएस की जो एयरफोर्स है, उसका ब्रिगेडियर जनरल, हाँ एक पोस्ट होती है ब्रिगेडियर जनरल, है ना, ब्रिगेडियर जनरल। तो ये कौन है चौथे एस्ट्रोनॉट? ठीक है, एनी आइडिया? ठीक है, तो इनका नाम है मिस्टर राजाचारी, राजाचारी। ठीक है, तो राजाचारी को भी यूएस की एयरफोर्स का ब्रिगेडियर जनरल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे ये क्वेश्चन कि भाई किस, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन है ये। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भाई कौन से इंडियन ओरिजिन के पर्सन को अभी हाल ही में यूएस गवर्नमेंट ने, यानी कि बाइडन ने, जो बाइडन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपॉइंट किया
एज ए ब्रिगेडियर जनरल ऑफ यूएस एयरफोर्स। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए राजाचारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलो, एक यूरोप जो एक कॉन्टिनेंट है उसमें एक देश है जिसका नाम है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक। रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक। ओके। चेक रिपब्लिक में हाल ही में इलेक्शन हुए और यहाँ पे एक नए प्रेसिडेंट चुने गए। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा प्रो यूएसए हैं, यूएसए के समर्थक हैं, नेटो के समर्थक हैं, जिसकी वजह से रसिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मिस्टर पीटर पॉवेल। ठीक है, इंग्लिश में से ऐसे लिखते हैं, पीटर पॉवेल। तो चेक रिपब्लिक का नया प्रेसिडेंट कौन बना है? मिस्टर पीटर पॉवेल। ठीक है, तो ये था आपका जनवरी का पूरा इंटरनेशनल अफेयर। ठीक है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं, इस सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए। ठीक है, और अपने 1 या 2 नंबर जो हैं एग्ज़ाम में गेन कीजिए। अगली सीरीज़ में हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ में एक करंट अफेयर्स के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।